हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन, अणु और उनकी अंतः क्रियाएं। बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी सब्जेक्ट से जो बच्चे इस बार अपना एग्जाम देने जा रहे हैं, इस बार जिन बच्चों को लग रहा है कि सर हमारा सेट क्वालिफाई हो जाएगा, तो बच्चे मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले सारे एस्पिरेंट्स या जिन बच्चों ने नेट क्वालिफाई कर रखा है, यानी जो बच्चे भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम जो अभी इस वर्ष में होने वाला है उसके लिए एलिजिबल हैं, तो उन बच्चों के लिए आज से हम लोग एमसीक्यू सेशन, एमसीक्यूज रिवीजन प्लस प्रैक्टिस। बच्चे मतलब यहाँ पे जैसे एग्जाम के आसपास हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तो केवल प्रैक्टिस पे फोकस होता है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पे फोकस होता है। अभी हमारा फोकस होगा रिवीजन प्लस प्रैक्टिस का मतलब है एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करने हैं, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने हैं और साथ में बच्चे उनके पीछे के कंसेप्ट को भी पूरा डिटेल में समझना है। बहुत आराम से करेंगे बच्चे, क्योंकि अब की बार आपके मस्तिष्क में जो क्वेश्चन पहले पूछा गया उसका कंसेप्ट भी मेरा उद्देश्य है आपके ब्रेन के अंदर सेट करना। तो आज आ जाइए बच्चे सारे के सारे स्टूडेंट्स, शुरुआत कर देते हैं। मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन, बाइलिंगुअल हमारी क्लास होगी, दोनों ही लैंग्वेज में बच्चे हर एक क्वेश्चन मिलेगा और समझाने का तरीका भी हमारा वही होगा, दोनों ही लैंग्वेज में। आपका कोई भी माध्यम हो, आप सभी के लिए बच्चे ये बेनिफिशियल होगा। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हो बच्चे, प्रोटीन के सिर्फ और सिर्फ एक ही अमीनो एसिड के चेंज करने से क्या परिवर्तन होगा। चेंजिंग वन अमीनो एसिड विद इन अ प्रोटीन वुड चेंज इट्स, यानी कि अगर कोई, देखो प्रोटीन आप सभी जानते हो सर अमीनो एसिड से बनता है, और अमीनो एसिड से बनने के बाद में जो सबसे सिंपल प्रोटीन बनता है उसको हम प्राइमरी प्रोटीन कहते हैं। उसके बाद उसी के अंदर फोल्ड हो जाते हैं, वो मुड़ जाता है तो सेकेंडरी बन जाता है, और ज़्यादा मुड़ जाए तो टर्सरी, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाए तो फिर हमारा क्वाटरनरी प्रोटीन बन जाता है। ऐसे प्रोटीन की कई प्रकार की संरचनाएं होती हैं। आपसे पूछा बच्चे कि प्रोटीन के एक अमीनो एसिड को चेंज कर दे तो बताइए इन चार ऑप्शन में से क्या होगा। क्या उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर चेंज होगी, या ओवरऑल उसकी जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगी, या फिर बच्चे उसका फंक्शन चेंज हो जाएगा, या ऑल ऑफ द अबव। देखो बच्चे, प्रोटीन की जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ना वो अमीनो एसिड से बनती है। अमीनो एसिड अलग होगा तो प्राइमरी स्ट्रक्चर भी अलग होगी, तो मतलब पहले वाला चेंज तो होगा सर, बिल्कुल। दूसरा है कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बदलेगी क्या। भाई एक अमीनो एसिड बदला, प्राइमरी स्ट्रक्चर बन गई, प्राइमरी से ही सेकेंडरी और टर्सरी बनती हैं, तो प्राइमरी ही जब परिवर्तित हो गई तो बच्चे ओवरऑल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगी। अब स्ट्रक्चर चेंज होगी तो प्रोटीन का फंक्शन भी चेंज होगा। मतलब सर यहाँ पे हमें दिख रहा है डी वाला आंसर सही है, सारी ही चीजें परिवर्तित हो जाएंगी। ये देखिए बच्चे, यहाँ पे थोड़ी एक्सप्लेनेशन है, सरल भाषा में है, जो बच्चे चाहे पढ़ सकते हैं। प्रोटीन की स्ट्रक्चर जो होती है वो स्पेसिफिक होती है और एक अमीनो एसिड के एक निश्चित सीक्वेंस पे डिपेंड करती है, जिसको हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर इस सीरीज में केवल एक भी अमीनो एसिड बदल जाए तो सबसे पहले उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर बदल जाती है। और चूंकि आप जानते हो कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वही आगे चल के प्रोटीन की सेकेंडरी और टर्सरी फोल्डिंग का निर्माण करती है, इसलिए प्रोटीन का पूरा 3 डायमेंशनल आकार भी बदल जाएगा। स्ट्रक्चर में इस छोटे से परिवर्तन के कारण प्रोटीन की जो सक्रियता है, उसका जो फंक्शन है, उसका जो कार्य है बच्चे, उस पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो इसका मतलब ये सारी चीजें, एक एग्जाम्पल अगर देखो तो सिकल सेल एनीमिया बीमारी का नाम सुना होगा बच्चे। सिकल सेल एनीमिया बीमारी क्यों होती है, वहां पे एक अमीनो एसिड के बदलने से हमारे हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन होता है उसका फंक्शन बदल जाता है। तो देखो एग्जाम्पल ही बता दिया, क्या पता भविष्य में इस एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि बच्चे बहुत सोच समझ के मैंने क्वेश्चंस के साथ में एग्जाम्पल भी डाले हैं, ताकि क्वेश्चन तो आप समझो ही समझो, साथ में आप वो एग्जाम्पल भी समझ लो कि हो सकता है भविष्य में यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। अब की बार आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था, अगली बार आपसे एग्जाम्पल से पूछ ले। तो इसलिए बच्चे ध्यान रखना, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है सर, एक अमीनो एसिड ही चेंज होता है, जिससे फिर हमारा जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है ना वो पूरा उसका फंक्शन बदल जाता है। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ बच्चे। क्या कह रहा है आपको, ये कह रहा है द एंटायर कलेक्शन ऑफ एक्सप्रेस्ड प्रोटीन इन एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। किसी भी जीव के अंदर जो कुल प्रोटीन है और वो एक्सप्रेस हो रहे हैं, एक्सप्रेस होने का मतलब, अभिव्यक्त होने का मतलब है कि वो अपना फंक्शन कर रहे हैं, तो उनके कलेक्शन मतलब उन सब के ग्रुप को क्या कहा जाएगा। मतलब किसी भी जीव में जो भी प्रोटीन अभिव्यक्त हो रहे हैं, जो प्रोटीन अपना फंक्शन शो कर रहे हैं, उनका जो पूर्ण ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं बच्चे। ये आपसे नाम पूछा है, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन देख लीजिए, आराम से पढ़ सकते हो क्या दिया गया है। तो बच्चे उनको बोलते हैं हम लोग प्रोटियोम बोला जाता है बच्चे। अब थोड़ी एक्सप्लेनेशन देखिए। किसी भी स्पेसिफिक टाइम पर एक जो जीव होता है या कोई टिश्यू है या कोई सेल है, उसके द्वारा
जो भी प्रोटीन अभिव्यक्त किए जा रहे हैं उन सारे प्रोटीन का सेट जो होता है बच्चों, उसको प्रोटियोम कहा जाता है। जबकि कोई जीनोम जब स्टेबल है तो प्रोटियोम पर्यावरणीय कारकों और कोशिका की आवश्यकताओं के अनुसार लगातार बदलता रहता है। मतलब सेल की नीड क्या है, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोशिकाओं को क्या चाहिए, उसके हिसाब से अलग अलग समय पे जो ये प्रोटियोम्स हैं, जो प्रोटीन का सेट है बच्चे, इनकी जो स्ट्रक्चर बोल दो या इनकी जो कलेक्शन बोल दो, इनका ग्रुप बोल दो, इसकी संरचना बदलती रहती है। ठीक है सर। बाकी के जो ऑप्शन दे रखे हैं मैंने उसके बारे में भी डिस्कस किया थोड़ा सा। ट्रांसक्रिप्टोम किसको कहते हैं? एक कोशिका के अंदर जितने भी mRNA मॉलिक्यूल होते हैं उसका समूह होता है। अच्छा, प्राइमोसोम किसको कहा जाता है? डीएनए के रेप्लिकेशन के दौरान जो आरएनए प्राइमर बनाने वाला एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है उसको कहा जाता है। अच्छा, पैलिंड्रोम डीएनए के नाम किसको कहते हैं? ये हम डीएनए के उस सीक्वेंस को कहते हैं जिन्हें दोनों दिशाओं से पढ़ने में एक जैसा अर्थ निकलता है। दोनों दिशाओं से बच्चे, ये टी सी जी ऐसे है तो इधर से पढ़ो तो इधर से पढ़ो। अगर कोई ऐसा आपके पास में है ना तब उसको हमारे द्वारा कहा जाता है क्या? उसको हम बच्चे बोलते हैं पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम वाला पूरा कंसेप्ट आपने पढ़ा था जब आपने यूनिट्स पढ़ी थी, सिलेबस पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो ध्यान रखिएगा। और जो बच्चे को देखो ऐसा लगे ना कि सर आपने ये बात बता तो दी सर लेकिन समझ में नहीं आई, तो बच्चे आपके पास इंटरनेट का सोर्स है, उस चीज के ऊपर जाके काम कीजिए। हम यहाँ पे एमसीक्यू प्लस रिवीजन कर रहे हैं बच्चे, हम थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन थ्योरी का जितना मैक्सिमम हो सकता है मेरी तरफ से कोशिश रहती है कि मैं आप सभी को यह एमसीक्यू के माध्यम से भी क्लियर करवा दूं, ताकि जो बच्चे पहले तैयारी कर चुके हैं वो एमसीक्यू से उनको बेनिफिट हो। अदरवाइज सबसे बेस्ट तरीका ये है कि कंसेप्ट पढ़िए, कंसेप्ट के साथ में एमसीक्यू कीजिए बच्चे, कुछ भी करने की इसके अलावा आवश्यकता नहीं है आपको। ओके सर, चलिए तीसरे नंबर पे आ जाओ बच्चे। तीसरा क्वेश्चन क्या होता है, क्या कह रहा है आपको? अल्फा हेलिक्स जो स्ट्रक्चर होती है ना प्रोटीन की, वो बच्चे क्या रिप्रेजेंट करती है? अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर, ऐसी प्रकार की संरचनाओं के नाम आपने सुने हैं। प्रोटीन की जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है कई टाइप की होती है, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड होती है, टर्न्स वाली होती है, कई प्रकार की है। आपसे बोला कि अल्फा हेलिक्स जो नाम लिखा है ये क्या शो कर रहा है? क्या ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है बच्चे प्रोटीन की, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्सरी स्ट्रक्चर है या क्वार्टरनी स्ट्रक्चर है बच्चे? और ये आपका लेक्चरर के मेंस एग्जाम में आ चुका पहले ही बच्चे। तो सर ऑब्वियस सी बात है सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, हम सब पढ़ चुके हैं। अब थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लो जो घर पे आपको काम आएगी। प्रोटीन की जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है बच्चे, वो पॉलीपेप्टाइड जो चेन होती है ना उसके अपनी अपनी जगह पे मुड़ने से या कुंडलित होने से या हेलिकल होने से बनती है। अल्फा हेलिक्स इसका सबसे सामान्य एग्जाम्पल है जिसकी खोज पाउलिंग और कोरे ने 1951 में की थी। इस संरचना में मुख्य सीक्वेंस एक सर्पिल लूप की तरह, मतलब हेलिक्स की तरह से कुंडली बनी होती है जो अमीनो एसिड के बीच बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा स्टेबल हो जाती है। इसमें एक अमीनो अम्ल का कार्बोनिल ऑक्सीजन जो है वो आगे से स्थित चौथे अमीनो एसिड के एमाइड हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाता है। ये स्ट्रक्चर प्रोटीन को मजबूत और लचीलापन प्रदान करती है, जैसे कि हमारे बालों में पाया जाने वाला केरोटीन प्रोटीन, यही तो होता है वो। तो सिंपली कंसेप्ट वही है बच्चे। हो सकता है कि मैं एक बार आपको ये पढ़ रहा हूं तो आपको ऐसा लगे सर आप तो बस पढ़ पढ़ के निकल जा रहे हो। मेरे भाई, अगर तुमने भी पढ़ा है ना कंसेप्ट तो तुम्हें मेरी बात ऐसी नहीं लगेगी। तुमने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तुम्हें बिल्कुल नहीं आता, तो डेफिनेटली आपको मेरी बात ऐसी लग सकती है सर आप तो पढ़ के निकल गए बस। मेरे भाई, यहाँ जो चीज लिखी है ना इतनी सरल भाषा में लिखी हुई है कि मैं बोल के भी वही समझाऊंगा आपको, क्योंकि बहुत मेहनत लगी मेरे भाई ये लिखने में। ये ऐसा नहीं बच्चे कि आप बस मन किया उठाया कॉपी पेस्ट कर दिया। एक एक लाइन आप देखना बच्चे कहीं नहीं मिलने वाले, और बहुत शानदार तरीके से यहाँ बनाई गई है आप सभी के लिए। और ये जो आप सभी को दिखाई दे रहे हैं इसमें इतना ही बताया गया कि भाई जो हेलिक्स स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनती है प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर, वो कैसे बनती है? वहां पे जो आपकी अमीनो एसिड की चेन होती है ना उनमें से एक चेन का तो आपका ये कार्बोनिल ग्रुप और दूसरी चेन का ये अमाइड ग्रुप, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है जिससे वो आपके स्टेबल हो जाता है प्रोटीन। ये बात आपको समझाई गई है। चलिए चौथे पे आ जाओ बच्चे, चौथे क्वेश्चन पे आ जाओ। जो बच्चे बैच में थे पीछे, जो सेट का बैच में थे जो बच्चे, उनको समझाया भी गया था। रामचंद्रन प्लॉट, ये पूरा मैंने आपको 2 घंटे समझाया था। रामचंद्रन प्लॉट क्या है? रामचंद्रन प्लॉट इज रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल। किसकी संरचना से संबंधित रामचंद्र प्लॉट हम कंसेप्ट पढ़ते हैं या ये ग्राफ बनाया जाता है? बच्चे मैंने आपको एक बात बताई थी कि भाई जब अमीनो एसिड की चेन जो होती है ना, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है,
उसमें फोल्ड होते हैं, वो कुछ एंगल पे बेंड करती है, बेंड करेगी तभी तो हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएगी, वो कुंडली जैसी संरचना तभी तो बनाएगी। तो वही एंगल्स के विषय में हम लोग जब ये बताते हैं कि कितना एंगल पॉसिबल है, कितना एंगल पॉसिबल नहीं है, इन्हीं बातों को बताने के लिए हम लोग एक ग्राफ का यूज करते हैं जिसको रामचंद्रन प्लॉट कहते हैं। तो प्रोटीन की स्ट्रक्चर बताता है, 4 ऑप्शन दिए गए बच्चे, ये भी आपका पीएससी के अंदर लेक्चरर में आया था बच्चे, मेंस के अंदर, ध्यान रखना इस बात को। और तो किसकी बारे में बताते बाद हम प्रोटीन की स्ट्रक्चर, तो आंसर आ जाएगा सी वाला बच्चे आपके पास में, प्रोटीन सर, है ना। तो रामचंद्रन प्लॉट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने का मेथड है जिसका उपयोग प्रोटीन की स्ट्रक्चर के विश्लेषण के लिए किया जाता है। इसका विकास भारतीय वैज्ञानिक जीएन रामचंद्रन ने किया था। और ये प्लॉट आपको जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ना, उसमें जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसके चारों ओर घूमने वाले जो कोण हैं जिनको टॉर्जन एंगल्स बोलते हैं आप, उनको एक का नाम फाई होता है, एक का नाम साई होता है, उनके संभावित वैल्यू को दर्शाता है। ये वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करता है कि प्रोटीन की जो सीक्वेंस है किस प्रकार मुड़ सकती है, कितने एंगल में मुड़ सकती है और कौन सी स्ट्रक्चर बन सकती है, कितनी स्टेबल होगी, ये सारी बातें आपको बताता है। ये आपको सेकेंडरी और टर्सरी जो स्ट्रक्चर होती है ना, उनकी सटीकता के बारे में बताता है कि प्रोटीनों के 3 डायमेंशनल मॉडल बनाने में कैसे सहायता मिलती है। ये था बच्चे क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी आप सभी को। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे। हिस्टोन प्रोटीन्स में अधिकता होती है, हिस्टोन प्रोटीन बोला है, सबने पढ़ा होगा, कोगुलेशन वाला चैप्टर आपने छोटी कक्षाओं में या किसी छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी करी होगी तब पढ़ा होगा बच्चे। तो आपसे पूछा है हिस्टोन प्रोटीन में क्या अधिक होता है ना। 4 ऑप्शन है, अर्जिनिन और लाइसिन, ये अमीनो एसिड के नाम दे रखे हैं, ग्लाइसिन और एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड, मिथियोनिन एंड ग्लूटामिक एसिड। कौन सा ज्यादा होता है बच्चे, ये पूछा है। तो इसमें होता है अर्जिनिन और लाइसिन बच्चे। हिस्टोन प्रोटीन कोशिका के न्यूक्लियस में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा बेसिक प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन अर्जिनिन और लाइसिन जैसे अमीनो एसिड से भरपूर होता है जो इनको पॉजिटिव चार्ज प्रदान करते हैं। पॉजिटिव से क्या फायदा होता है, डीएनए जो होता है उस पर निगेटिव चार्ज होता है ना। अब हिस्टोन प्रोटीन करता क्या है, डीएनए को लपेटता है अपने चारों तरफ। भाई अपना डीएनए बॉडी में इतना ज्यादा होता है कि तुम यहां से डीएनए को सीधा करोगे ना तो पूरी पृथ्वी पार हो जाएगी। समझ गए बात को, इतना बड़ा है। तो उसको इतनी छोटी सेल में कैसे आएगा वो, तो उसको हिस्टोन प्रोटीन लपेटने लगाता, अपने चारों तरफ लपेट लेता। लपेटेगा कब, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है और हिस्टोन प्रोटीन भी पॉजिटिव होगा तभी तो उसको अट्रैक्ट कर पाएगा। तो पॉजिटिव होने के लिए 2 अमीनो एसिड की आवश्यकता है, अर्जिनिन और लाइसिन। यही बात आपको लिखी हुई है। फिर आपको बताया कि हिस्टोन प्रोटीन मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है, H1, H2A, H2B, H3, H4, ये 5 प्रकार होती हैं। और ये क्या करते हैं, क्रोमेटिन के निर्माण में और हमारे जीन जो अभिव्यक्त होते हैं, जो एक्सप्रेस्ड होते हैं, उनको कंट्रोल करने में भूमिका निभाते हैं। इनके बिना डीएनए आपका व्यवस्थित नहीं हो सकता हमारी सेल के अंदर। चलिए भाई अगले पे आ जाओ प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या कह रहा है, एलिडीन पाया जाता है। अब क्या है सर, स्ट्रेटम कॉर्नियम में या फिर स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम में या स्ट्रेटम लूसिडम में या स्ट्रेटम स्पिनोसम में। अब समझिए क्या ऑप्शन दे रखे हैं और जिसके बारे में पूछा वो क्या चीज है। देखो भाई एलिडीन क्या है, एक ट्रांसलूसेंट और कोशिका के बाहर पाया जाने वाला प्रोटीन है। पहली बात क्लियर आप सभी को। ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है कि सर जिसके आर पार देख भी सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। एक होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है ओपेक। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आर पार देख सकें और ओपेक का मतलब जिसके आर पार ना देख सके। ट्रांसलूसेंट इन दोनों के बीच का होता है कि जो थोड़ा बहुत जिसके आर पार हल्का फुल्का देख सकते हैं हम लोग। तो एलिडीन एक ट्रांसलूसेंट और कोशिका के बाहर पाया जाने वाला प्रोटीन है जो हमारी स्किन के अंदर जो स्ट्रेटम लूसिडम जो लेयर होती है बच्चे, 5-6 लेयर होती है हमारी स्किन में, उनमें से जो स्ट्रेटम लूसिडम लेयर होती है ना उसमें उपस्थित होता है। हमारी त्वचा का जो एपिडर्मिस वाला भाग है, जो बाहरी भाग है, उसमें कुछ 5 लेयर होती हैं जिनमें से स्ट्रेटम लूसिडम जो है ना मुख्य रूप से ये हमारी हथेलियों और हमारे जो तलवे होते हैं ना जहां पे मोटी स्किन होती है वहां पे दिखाई देती है। एलिडीन जो है ना बच्चे वास्तव में केराटोहाइलिन के रूपांतरण से बनता है, इस केमिकल के ट्रांसफॉर्मेशन से बनता है और ये हमारी त्वचा को जल से प्रतिरोधी गुण प्रदान करता है, मतलब वाटरप्रूफ प्रॉपर्टी देता है। कभी देखो बारिश आती ना, तो बारिश आती तो आप कभी बोलते हो कि चलो भाई अंदर चले जाओ हमारे शरीर में पानी घुस जाएगा, कभी कहते हैं नहीं ना, ये बोलते मोबाइल में पानी घुस जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारी स्किन वाटरप्रूफ है। हमारी स्किन के अंदर कुछ लेयर ऐसी हैं, कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो हमारी स्किन को वाटरप्रूफ बनाते हैं, उन्हीं वही है बच्चे आपका ये।
ये परत जो होती है ना स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम और स्ट्रेटम कॉर्नियम के बीच में एक सुरक्षात्मक रूप से काम करती है बच्चे। ये प्रोटीन हमारी स्किन को बाहरी फ्रिक्शन से बचाता है और हमारे शरीर के अंदर जो आपके फ्लूइड मटेरियल्स है ना उनका संतुलन बनाने में भी सहायता करता है। एक एक शब्द मेरे भाई, एक एक शब्द बहुत छांट के, बहुत सेलेक्टिव लाइनें आप सभी के लिए हैं, ध्यान रखना इस बात को, फायदा उठाना है मेरे भाई। 7वें क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चे। अमीनो अम्ल जो थायरोक्सिन के संश्लेषण में प्रयोग किया जाता है, अमीनो एसिड विच इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। थायरोक्सिन के निर्माण के लिए अमीनो एसिड कौन से का यूज होता है, नाम पूछा है। अब थायरोक्सिन जब पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि प्रीकर्सर कौन होता है उसका, टायरोसिन आएगा बच्चे। थायरोक्सिन या T4 हार्मोन जिसको बोलते हैं, इसका निर्माण थायराइड ग्लैंड के द्वारा किया जाता है और शरीर की जो हमारी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है जिसको BMR बोलते हो आप लोग, बसल मेटाबॉलिक रेट, यानी हमारे शरीर में जो रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं उनकी दर, उसको कंट्रोल करता है। इस हार्मोन के बनाने के लिए एल टायरोसिन नाम का अमीनो एसिड और आयोडीन का उपयोग किया जाता है। टायरोसिन एक हमारे लिए नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। नॉन एसेंशियल का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में ही बनता, बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है, जो कि थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन का हिस्सा होता है। इस ग्लैंड में आयोडीन टायरोसिन के साथ जुड़ के थायरोक्सिन का निर्माण करता है। यदि हमारे भोजन में टायरोसिन या आयोडीन की कमी हो जाए तो थायरोक्सिन का उत्पादन कम हो जाता है, जिससे घेंगा यानी गोइटर या हाइपोथायरॉयडिज्म जैसी समस्याएं या बीमारियां हो सकती हैं, जिससे हमारा विकास और एनर्जी का उत्पादन बॉडी के अंदर रुक सकता है। बच्चे समझ गए बात को? ओके सर। चलिए बच्चे, तो जो भी एस्पिरेंट, एक जानकारी आप सभी के लिए छोटे से, जो बच्चे MPPSC जूलॉजी के लिए प्रिपरेशन अभी करना चाहते हैं बच्चे, 3 दिन का और ऑफर बचा हुआ है। ये 50% जो फीस का डिस्काउंट है 3 दिन के बाद में, 3 से 4 दिन या मैक्सिमम, मतलब ये वीक में कितने दिन बचे हुए हैं, इस वीक में जितने 3 या 4 दिन बचे हुए हैं तो 50% डिस्काउंट आपका बच्चे रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। अभी आपको 2,999 बैच ये मिल रहा है जूलॉजी के लिए, जिसका भी सेट क्वालिफाई है, नेट क्वालिफाइड जिसको लग रहा है कि हो जाएगा, अब की बार दे दिया है सर, तो मेरे भाई डेफिनेटली आपको मौका मिलेगा अब की बार एग्जाम देने का। जिन्होंने अभी सेट दिया उनको भी मौका मिलेगा, तो इसलिए ये बैच बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। A to Z पेपर 1 पेपर 2 सारी यूनिट वाइज कंसेप्ट आपको बैच में होंगे। जिस प्रकार से सेट वाले बच्चों का पॉजिटिव परिणाम आया है ये एग्जाम देने के बाद में बच्चे, उसी प्रकार का आपको मेंस में भी हम लोग परिणाम दिलाएंगे। आपकी मेहनत में बस कमी नहीं होनी चाहिए हमारे साथ में। तो ये फाउंडेशन बैच है बच्चे, अभी समय है, थोड़ा थोड़ा भी पढ़ोगे एग्जाम तक पक्का हो जाएगा बच्चे। आपको 10-10 घंटे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप बच्चे 2 घंटे क्लास, 1-2 घंटे की सेल्फ स्टडी, इतना दे दोगे अभी के लिए बहुत हो जाएगा। एग्जाम तक आपको खुद नहीं पता लगेगा कब तुम लोग तैयार हो गए। तो बच्चे संसार में एप्लीकेशन में मिलेगा, और जो बच्चे पहले तैयारी कर चुके हैं या चाहते हैं सर साथ साथ में जैसे क्वेश्चन आप अभी प्रैक्टिस करा रहे हो सर ऐसे ही क्वेश्चन हम भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो कि सर पिछले सालों में एग्जाम्स में आए हुए हों, तो बच्चे ये बुक है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, हर एक क्वेश्चन वही मिलेगा जो पूछा जा चुका है या एक्सपेक्टेड है। तो ये बुक भी आप संसार में एप्लीकेशन से मंगवा सकते हो। अभी आते बच्चे हम अपने काम की चीज पे, और अगला क्वेश्चन देखिए बड़ा शानदार है। हमारी जो आरबीसी है ना उसकी जो झिल्ली है बच्चे, उसमें प्रोटीन और फैट का रेशो क्या होता है। मतलब देखो मेम्ब्रेन हमारी 2 चीजों से बनती है, एक तो बच्चे प्रोटीन से और एक आपने लिपिड या फैट सुना होगा। तो आपसे रेशो पूछा बच्चे, रेशो कितना होता है इन दोनों चीजों का, तो भाई रेशो के लिए याद रखना 52 और 40%। मतलब हमारी रेड ब्लड जो सेल होती हैं उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बच्चे, मुख्य रूप से लिपिड, प्रोटीन और थोड़ी सी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। हमारी मानव की जो आरबीसी की मेम्ब्रेन होती है उसमें लिपिड और प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन लगभग 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड के अनुपात में होता है। बाकी के 8% हिस्सा जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। झिल्ली में जो प्रोटीन है वो 2 प्रकार के होते हैं, या तो इंटीग्रल होते हैं या पेरिफेरल। ये दोनों ही मैंने कंसेप्ट आपको समझाया था। इंटीग्रल का मतलब होता है कि बच्चे जो मेम्ब्रेन को इधर से पार करके उधर तक दिखते हैं, पेरिफेरल मतलब जो मेम्ब्रेन के ऊपर ऊपर होते हैं। प्रोटीन का जो हाई कंसंट्रेशन है बच्चे आरबीसी को लचीलापन बनाता है और मजबूती प्रदान करता है, जिससे वे छोटी छोटी जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनके माध्यम से आसानी से गुजर सके। और लिपिड मुख्य रूप से फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल के रूप में होते हैं जो हमारी झिल्ली को फ्लूइडिटी देते हैं। कोलेस्ट्रॉल हमारी झिल्ली को मजबूती देता है, ध्यान रखना। चलिए बस एक ही आंसर के एक्सप्लेनेशन में सब कुछ शामिल कर दिया बच्चे मैंने। एक एक पॉइंट, एक एक शब्द जो लिखा हुआ है ना मैं बता रहा हूं।
अगर तुमने इसको अच्छे से डिकोड करके पढ़ लिया ना मेरे भाई, थोड़ी सी मेहनत कर ली इसको काम करने में, मुझे नहीं लगता तुम एग्जाम में फंसने वाले हो किसी भी हालत में। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ भाई। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर, वेस्टर्न ब्लोटिंग जो टेक्निक है उसका उपयोग क्यों होता है। वेस्टर्न ब्लोटिंग, देखो ये आप कंसेप्ट पढ़ोगे, मेथड्स इन बायोलॉजी आपने जब सेट की तैयारी करी होगी तब आया होगा। और आपके देखो कई बार बच्चे ये बोलते हैं सर कि ये मेथड्स इन बायोलॉजी यूनिट तो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के मेन सिलेबस में तो है ही नहीं। तो मेरे भाई एक बात बता दूं, सेट में जो पढ़ा है ना, अधिकतर हिस्सा तुम्हारे मेंस में भी क्वेश्चन बनेंगे उससे, गलतफहमी मत रहना। एक बच्चा तो बैच लिया, एक बच्चे ने, और बैच लिया ना तो बच्चा कहता सर ये तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा रहे, सर ये तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, मेंस के सिलेबस में। मेरे भाई मेंस जब तुम प्रिपरेशन करने जाते हो ना तो एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन होती है कि प्री मतलब सेट वाला तुम्हें सिलेबस आता है तुम्हारे सब्जेक्ट से रिलेटेड। तुम जूलॉजी से मेंस देने जा रहे हो तो तुम्हारे सेट एग्जाम में जो जूलॉजी वाले कंसेप्ट थे ना वो तुम्हें पक्का आने चाहिए। और अपनी यही खास बात है बच्चे कि आपको जो बैच मिलेगा ना, ये जो बैच मिलेगा उसमें आपकी मेंस की 10 यूनिट आपकी होंगी, 10 यूनिट आपके सिलेबस में है। और मेंस की जो 10 यूनिट होंगी ना, जिस यूनिट के साथ में आपका प्री वाला सेगमेंट जो जुड़ रहा है कि भाई ये प्री का सेगमेंट आपकी मेंस की यूनिट के साथ में कनेक्टेड है, वो भी बच्चे उसमें पढ़ने को मिलेगा आपको। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, टाइम पास नहीं बच्चे, जो होगा वो डेफिनेटली होगा। वो ऐसे नहीं कि बस निपटा दिया हो गया, बच्चों को क्या पता प्री का भी आता है। ये देखो क्वेश्चंस मेरे भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हो, देखो ये मेंस का है क्वेश्चन, आपको बता दूं ये मेंस में आया हुआ है। और ये टॉपिक कहां पढ़ा था, ये टॉपिक तुमने पढ़ा था मेरे भाई प्री में सेट एग्जाम के अंदर, लेकिन मेंस में भी आया हुआ है। अब बताओ, एक्चुअली गलती तुम्हारी यही है, तुम लोग पढ़ना तो बाद की बात है, किताब तुम्हें खुद उठानी है नहीं, बस तुम एक चीज में माहिर हो, जज करने में कि मास्टर ने ये कदम उठाया तो क्यों उठाया, ये तो कदम उठाना नहीं चाहिए था। और पढ़ने वाले पढ़ के निकाल रहे हैं एग्जाम। तुम 3 साल से यही कर रहे हो, हर बार का तुम्हारा यही नाटक है। पढ़ने वाले पढ़ के निकाल रहे हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं, और कुछ बच्चे बेचारे सर ये सर वो कैसे हुआ, सर ये कैसे हुआ, करते रहो। कब तक करोगे, 5 साल बाद 6 साल बाद दूसरों को ज्ञान दोगे, बेटा ये काम मत करना बस, नहीं तो ये दिक्कत आएगी। दूसरों को दे पाओगे ज्ञान, खुद नहीं ले पाओगे, तुम्हारा टाइम निकल जाएगा। तो इसलिए मेरे भाई जितना दिमाग लगाना है ना मेहनत पे लगाओ, इन चीजों पे नहीं। यार ये तो हम कर रहे हैं 10 साल से यही काम, 10 साल हो गए हमें यही काम करते हुए, ये जजमेंट करना, कौन सा कंसेप्ट कराना है, कौन सा एक्स्ट्रा करवाना है, जो सिलेबस में लिखा है वो तो करना ही है 100%। उसके अलावा भी बहुत कुछ करना होता है आपको। मेंस एग्जाम ऐसे नहीं निकलते हैं मेरे भाई। यही पढ़ाई आपको चाहिए, यही मेहनत चाहिए, यही बुद्धि चाहिए आपको। समझ में आ गई बात। और इस बैच के अंदर और इस बुक के अंदर जो आपको दोनों चीजें अपने संसारम पे आपको मिल रही है, पूरी चीजों का ध्यान रख के बच्चे आपको पढ़ाया जा रहा है। अब ये वेस्टर्न ब्लोटिंग आपने मेथड्स इन बायोलॉजी में पढ़ा था। वेस्टर्न ब्लोटिंग टेक्निक का उपयोग हम क्यों करते हैं, क्या डीएनए की प्रोफाइलिंग में करते हैं, डीएनए की सीक्वेंस का पता करने में करते हैं, आरएनए ट्रांसफर में करते हैं, या बच्चे हम प्रोटीन को सेपरेट करने में करते हैं। बिल्कुल मेरे भाई, जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन को सेपरेट करने के कई मेथड्स है, चार्ज के आधार पे, साइज के आधार पे। तो मेरे भाई जो प्रोटीन है उनको सेपरेट और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग वेस्टर्न ब्लोटिंग का यूज करते हैं। वेस्टर्न ब्लोटिंग का एक सबसे महत्वपूर्ण लेबोरेटरी के अंदर टेक्निक है, जिसका उपयोग हम लोग, जो हमारे पास में सैंपल्स है ना बच्चे, हमारे पास में जो सैंपल्स हैं, हमारे पास जो सैंपल है उनमें विशिष्ट प्रोटीनों का सेपरेशन यानी पृथक्करण और उनकी पहचान के लिए किया जाता है। इसे हम लोग इम्यूनोब्लोटिंग के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रोसेस में पहले प्रोटीनों को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये भी बताओ, सेट में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, 3-4 दिन पढ़ा था आपको ये लगातार। ये आपका एक इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके और जेल के अंदर हम लोग इन पार्टिकल्स को दौड़ाते थे और साइज के हिसाब से, अपने अपने मास के हिसाब से ये सेपरेट होते थे। याद करो बच्चे, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा उनके आकार के आधार पर अलग किया जाता है। फिर उनको एक झिल्ली जो कि नाइट्रोसेलुलोज से बनी होती है उसके ऊपर उनको हम स्थानांतरित करते हैं, और अंत में इनको हम लोग स्पेशल एंटीबॉडी का उपयोग करके और प्रोटीन की उपस्थिति की हम वेरिफिकेशन करते हैं। ये विधि एचआईवी परीक्षण, प्रोटीन अभिव्यक्ति के अध्ययन के रूप में की जाती है, और अन्य तकनीकें साउदर्न ब्लोटिंग भी होती है जो कि डीएनए के लिए होती है, और नॉर्दर्न ब्लोटिंग जो होती है वो आरएनए के लिए होती है।
ठीक है बच्चे, समझ में आ गई। ये वेस्टर्न था, मैंने उसके अलावा 2 और बता दी, वो किसके लिए होती हैं ये भी भविष्य के लिए आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है सर, अगले पे आ जाओ। अगला आपका है स्टेरोल्स एंड स्टेरोल्स आर नॉट फैट। स्टेरोल्स जो होते हैं वो वसा नहीं होते, बट सॉलिड एल्कोहल्स, लेकिन ठोस रूप में एल्कोहल होते हैं। दीज आर पुट एज लिपिड। इनको हम लिपिड मानते हैं क्योंकि इनके अंदर ऐसा क्या होता है भाई, ने कहा स्टेरोल जो है लिपिड है, फैट नहीं है, लेकिन ठोस एल्कोहल भी बोल सकते हैं इनको हम लोग। क्यों? क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्या बनाते हैं ऐसा, या फैट्स और फैटी एसिड बनाते हैं, ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं, या ईस्टर और फैटी एसिड बनाते हैं। बच्चे समझो यार, ईस्टर और फैटी एसिड का निर्माण करते हैं। कैसे? देखो स्टेरोल क्या है, ये केमिकल रूप से एक साइक्लिक सॉलिड एल्कोहल होते हैं, लेकिन इनका अध्ययन लिपिड के रूप में किया जाता है क्योंकि ये वसीय अम्लों के साथ मिलकर ईस्टर का निर्माण करते हैं। लिपिड की जो श्रेणी है उसमें उन पदार्थों को रखा जाता है जो पानी में अघुलनशील लेकिन कार्बनिक, यानी कि जो आपके कार्बनिक सॉल्यूशंस होते हैं उनमें घुलनशील होते हैं। स्टेरोल जो होते हैं ना, एग्जांपल के तौर जैसे कोलेस्ट्रॉल होता है, ये कोशिका झिल्ली की स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन, उनकी स्टेबिलिटी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, और ये आइसोप्रिनोइड से व्युत्पन्न फैट होते हैं। बच्चे आइसोप्रिनोइड सुना होगा आपने, आइसोप्रिनोइड फैट का क्लासिफिकेशन आप जब करते हो तो आइसोप्रिनोइड्स आप सुनते हो। व्युत्पन्न वसा है जो हमारी मेम्ब्रेन के लिए अनिवार्य होते हैं। ये न केवल स्ट्रक्चर मजबूती प्रदान करते हैं बल्कि कई प्रकार के जो स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं उनके निर्माण का भी बेसिस होते हैं, उनके फॉर्मेशन भी करवाते हैं बच्चे। ओके सर, 11 नंबर पे आ जाओ। द टैक डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है, इज आइसोलेटेड, इसको निकाला जाता है इनमें से किस में से? भाई आपसे टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में पूछा है कि इसको इनमें से किससे निकाला जाता है, कहां से प्राप्त होता है, उसका सोर्स क्या है बच्चे? आइए जरा देख लेते हैं सर। थर्मस एक्वेटिकस, क्या मतलब है सर इसका? देखो भाई, टैक डीएनए पॉलीमरेज जो है ना, एक थर्मोस्टेबल एंजाइम है जिसे थर्मस एक्वेटिकस नाम का बैक्टीरिया होता है उससे अलग किया जाता है। ये बैक्टीरिया गर्म झरनों में पाया जाता है और उच्च तापमान को भी सहन कर सकता है। इस एंजाइम की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि 90 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर भी नष्ट नहीं होता, जो कि हमारे सामान्य एंजाइमों के लिए संभव है। इसी कारण इसका जो हम यूज करते हैं वो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होती है ना बच्चे, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जहां पे बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को हम कई कॉपी बनाने के लिए यूज करते हैं, मेथड होता है। तो पीसीआर में इसका यूज किया जाता है जहां पे डीएनए का एम्प्लीफिकेशन, मतलब डीएनए के छोटे से टुकड़े को बहुत ज्यादा कई टुकड़ों में बनाना, मतलब कई टुकड़े उसके बनाना, कॉपी बनाना। उस मेथड में अब हमें क्या होता है, जब डीएनए को हम पीसीआर मेथड में बनाते हैं ना, जब डीएनए के टुकड़े को एम्प्लीफाई किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो बच्चे वहां पे कई बार उसको हीट करना पड़ता है। अब हीट करते टाइम पे बाकी के एंजाइम तो काम नहीं करेंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लेकिन ये एंजाइम 90 डिग्री तक काम दे सकता है, तो वहीं पर इसका यूज किया जाता, आवश्यकता होती है। ये एंजाइम बहुत छोटे छोटे डीएनए के जो सैंपल है ना, उनसे लाखों कॉपियां बनाने में अनुमति देता है, जो कि हमारे आधुनिक फोरेंसिक और जेनेटिक्स में क्या है, एक क्रांति का परिणाम है, क्रांति है। चलिए भाई, ये एक आसान सा क्वेश्चन है बच्चे, ये भी मेंस में भी आया था, बहुत बार सेट में भी आ चुका है, बहुत बार पीजीटी एग्जाम में भी आ चुका है, बस एक दो शब्द बदल देता है। इनमें से किसे डीएनए का केमिकल चाकू कहा जाता है? रासायनिक चाकू, केमिकल नाइफ ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए को कौन काटता है? एंडोन्यूक्लियेज ना, बच्चा बच्चा जानता है सर, एंडोन्यूक्लियेज जो एंजाइम होता है ये डीएनए को कट लगाने के लिए यूज होता है, इसलिए इसको मोलिकुलर सीजर भी कहते हैं सर हम लोग, या मोलिकुलर नाइफ भी कहा जाता है। लिखी हुई है पूरी एक्सप्लेनेशन बच्चे, इसके बारे में कुछ खास नहीं है, तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन है बच्चे, है ना, ये छोटा सा क्वेश्चन है, और इसने बोला एब्जाइम्स आर, एब्जाइम्स क्या है? क्वेश्चन छोटा सा है, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, तो भाई ज्ञान तो लेना पड़ेगा ना, आज नहीं तो कल लेना पड़ेगा, तो क्यों ना आज ही ज्ञान ले लिया जाए। एब्जाइम किसको कहते हैं? क्या बच्चे हाइड्रोलेजेस को कहते हैं, या एंटीजन को, या एंटीबॉडीज को, या प्रोटीएज को? बताओ। देखो भाई समझो जरा,
एंजाइम्स का अर्थ है एंटीबॉडी एंजाइम, मतलब ये वास्तव में ऐसे एंटीबॉडीज हैं जिनमें एंजाइम की तरह कैटालाइटिक गुण होते हैं। कैटालाइटिक का मतलब रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन को तेज करने के लिए जो गुण होते हैं उसको बोलते हैं कैटालाइटिक गुण। मतलब ऐसे एंटीबॉडी कि जो एंजाइम की तरह से काम कर सकते हैं उनको एंजाइम कहते हैं, यानी एंटीबॉडी एंजाइम। बात खत्म। और क्या है मेरे भाई, इन्हें कैटमॉब भी कहा जाता है। सामान्यतः एंटीबॉडी केवल बाहरी मटेरियल से जुड़ती है, लेकिन एंजाइम उन पदार्थों के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया करते हैं करके उन्हें बदलने या तोड़ने की क्षमता भी रखते हैं। ये एंजाइम की तरह सक्रिय ऊर्जा को कम कर देते हैं। सक्रिय ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब रासायनिक अभिक्रिया को शुरू करने के लिए जो एनर्जी देनी होती है उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। मतलब मुझे रिएक्शन करनी है तो मैं बोलूंगा मुझे बहुत सारी एनर्जी दो पहले। अच्छा, ये एंजाइम आ गया तो बोलेगा सुन भाई असीम, थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी और काम कर, मैं थोड़ी एनर्जी लेके काम कर दूंगा। यही होता है हमारी बॉडी में, एक्टिवेशन एनर्जी घट गई मेरे भाई। तो ये ऐसा ही करते, कोई भी एंजाइम भी ऐसा ही करता है, जिससे हमारी रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। हमारे मेडिकल फील्ड में इसका बहुत उपयोग होता है, कैंसर वगैरह जैसी बीमारियों में। ठीक है सर, फिर आ जाओ बच्चे क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है आपको, आइए जरा। इनमें से कौन सी एंजाइम एक्टिविटी के क्रियाविधि का सबसे अच्छा तरीका बताता है। मतलब एंजाइम्स होते हैं, बोला सर होते हैं, हम सबने पढ़ा है। फिर बोले एक सवाल उठा के सर एंजाइम काम कैसे करते हैं। बोला भाई काम कैसे करते, कई मॉडल आए थे उसके लिए। तो अब इसने क्वेश्चन पूछा कि सबसे बढ़िया मॉडल कौन सा आज तक का। बोला कौन कौन से मॉडल आए थे। बोला एक तो डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन थ्योरी, एक लॉक एंड की थ्योरी, एक आपकी सैल्टेटरी कंडक्शन थ्योरी, एक इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। 4 थ्योरी थी सर। तो इनमें से सबसे सही कौन सा है। देखो भाई, सबसे सही बोलो ना तो वो है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। दूसरे नंबर पे सही है लॉक एंड की वाला, ये भी सही है। देखो यार, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी डी में दिया गया है आपको। क्या था, इसने कहा कि भाई देखो एंजाइम और सबस्ट्रेट जो होते हैं ना वो दोनों मिलेंगे तभी तो रासायनिक अभिक्रिया की रेट बढ़ेगी, तभी तो एंजाइम का काम होगा। इस मॉडल ने कहा था, बोला सुनो एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है ना उनकी स्ट्रक्चर बिल्कुल फिक्स नहीं होती है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है। वो सबस्ट्रेट को देखता है, सबस्ट्रेट एंजाइम को देखता है, और वो देखता है कि भाई जुड़ने के लिए हमें क्या चेंज करने पड़ेंगे, थोड़ा बहुत चेंज करके एक दूसरे से जुड़ जाते। इंड्यूस्ड फिट होना है मतलब अपने अंदर कुछ चेंज इंड्यूस करके, अपने अंदर कुछ परिवर्तन ला करके हमें तो फिट होना है। यही है बच्चे आपका लॉक एंड की मॉडल ने कहा था, बोला ये सबस्ट्रेट भी फिक्स है, एंजाइम भी फिक्स है, और ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट फिक्स हैं जैसे ताला और चाबी होता है, बोला जब इनकी ताला चाबी लगेगी तब ये फिट होंगे। लेकिन बाद में कहा नहीं नहीं भाई थोड़े फ्लेक्सिबल हैं, एक दूसरे को देखते हैं कि भाई कैसे फिट होना है, थोड़ा स्ट्रक्चर में बदलाव करके जुड़ जाते हैं, फिर अपना काम करते हैं। तो मेरे भाई सबसे सही यही है, और ये जो बातें समझाई हैं यहाँ पे लिखी भी हुई हैं, आप लोग आसानी से पढ़ सकते हो। जो बात मैंने समझाई ना वही लिखी हुई है आप सभी के लिए आसान शब्दों में। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चे, कौन सा एंजाइम रासायनिक अभिक्रिया की दर को कैटालाइज करता है। कैसे, कार्बन कार्बन का बॉन्ड तोड़ के और कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड तोड़ के। मतलब कौन सा एंजाइम है जो इन दो बॉन्ड को तोड़ के रासायनिक अभिक्रिया की रेट को तेज करता है, वो बच्चे डेस्मोलेजेज। डेस्मोलेजेज एंजाइमों के क्लासिफिकेशन में, डेस्मोलेजेज में वे एंजाइम होते हैं जो मुख्य रूप से कार्बन कार्बन और कार्बन नाइट्रोजन जैसे बॉन्ड को तोड़ते हैं या बनाने का काम करते हैं, और ये एंजाइम लाइजेजिस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। मतलब ये लाइजेजिस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, मतलब ये तोड़ने वाले श्रेणी में आते हैं। ओके सर, ठीक है, समझ गए बच्चे। 16 नंबर पे आ जाओ। 16 नंबर पे आ जाओ प्यारे बच्चों। किथे गया जी, ये रहा जी, आ जाओ जी। 16 नंबर पे आ जाओ। यहां पे दिया बच्चे आपको 2 स्टेटमेंट हैं भाई। पॉलीपेप्टाइडेज ये एंजाइम का नाम है, ये काम करता है पेप्टाइड लिंकेज प्रोटीन की कराने के लिए, एंड ब्रेक देम इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। देखो भाई, प्रोटीन जो बने होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड होता है या पेप्टाइड लिंकेज होती है। इसने कहा कि जो पॉलीपेप्टाइडेज एंजाइम है ना, वो पेप्टाइड बॉन्ड पे काम करता है और उसको तोड़ता है। बोला ठीक भाई।
दूसरा बोला सभी जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम है ना वो हाइड्रोलेज क्लास में बिलोंग करते हैं। तो बताओ यार रीजन और इसका क्या रिलेशन है। देखो भाई दो बातें हैं यार सिंपल सी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है यार, इस बात का रीजन ये नहीं है। वैसे अलग से सही है कि भी हाइड्रोलेज वर्ग वाले होते हैं सारे पाचक एंजाइम, वाटर के साथ मिलकर डिसोसिएट करते हैं, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है ये। दोनों कथन सही है, लिखा भी हुआ है मेरे भाई, से मुझे कुछ लग नहीं रहा ऐसा कि मैं आपको अलग से बताऊं। 17 नंबर पे आ जाओ बच्चे, कहां गया 17, ये रहा 17 नंबर, आ जाओ प्यारे बच्चों। इनएक्टिव एंजाइम प्रीकर्जर्स सच एज पेप्सिनोजन फॉर पेप्सिन आर कॉल्ड। इसने कहा यार भाई जो पेप्सिन एंजाइम है ना वो हमारी बॉडी में हमेशा थोड़ी एक्टिव होता है, हमेशा एक्टिव नहीं होता, वो इनएक्टिव फॉर्म में स्टोर होता है। जैसे पेप्सिन है वो पेप्सिनोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, इनएक्टिव होता है, प्रीकर्जर फॉर्म में होता है। ऐसे रेनिन जो है वो प्रोरेनिन की फॉर्म में इनएक्टिव होता है। तो बोला जब वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं तो क्या कहा जाएगा उनको, इनएक्टिव फॉर्म में उनको क्या नाम से पुकारा जाएगा, उनको कहते हैं भाई जाइमोजेंस। जाइमोजेंस जैसे, या उनको प्रोएंजाइम भी कहा जाता है। किसी एंजाइम की वह इनएक्टिव अवस्था होती है जिसे एक्टिव होने के लिए किसी न किसी केमिकल चेंज की आवश्यकता होती है। केमिकल चेंज ज्यादातर क्या होते हैं कि जो हमारे पास में ये आपके प्रोटीन होते हैं ना, इनकी साइड चेन को काटा जाता है एक्टिव करने के लिए। ये पढ़ोगे आप आगे चल के, अभी ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, लेकिन उनको केमिकल रिएक्शन की आवश्यकता होती है, फिर वो एक्टिव फॉर्म में आते हैं और फिर अपना काम करते हैं। 18 नंबर है बच्चे, एल्केप्टोन्यूरिया इज बिकॉज ऑफ विच एंजाइम। भाई एक नाम लिखा है एक बीमारी का और बोल रहा है कि बताओ कौन से एंजाइम से होती है। देखो भाई ऑक्सीडेज से होती है। कैसे? एल्केप्टोन्यूरिया एक जेनेटिक बीमारी है जिसकी खोज 1908 में गैरोड ने की थी। ये शरीर में होमोजेनेटिसिक एसिड ऑक्सीडेज इस एंजाइम की कमी के कारण होती है। सामान्य अवस्था में ये एंजाइम होमोजेनेटिसिक अम्ल को तोड़कर और कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल देता है। जब ये जीन आपके इनएक्टिव होते हैं, सुप्त होते हैं, तो ये एंजाइम नहीं बन पाता और हमारे मूत्र के साथ में भारी मात्रा में होमोजेनेटिसिक अम्ल निकलने लगता है। ये अम्ल हवा के संपर्क में आने पर काला पड़ जाता है जिससे रोगी का मूत्र यानी यूरिन काला दिखाई देता है। लंबे समय में यह जोड़ हमारे जॉइंट और हमारे टिश्यू में जमा होकर के आर्थराइटिस यानी गठिया जैसी बीमारियों को भी जन्म दे देता है। ठीक है सर जी, 19 नंबर पे आ जाते हैं। 19 नंबर पे आ जाते हैं। हमारे जंतु शरीर में सबसे तीव्र गति से कार्य करने वाला एंजाइम कौन है? सबसे फास्ट फैक्चुअल बात है तो भाई कार्बोनिक एनहाइड्रेज। जो हमारे एनिमल शरीर में सबसे तेज गति से कार्य करने वाला एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज है। ये एंजाइम लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को जल के साथ जोड़कर बाइकार्बोनेट और प्रोटॉन में बदलने की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करता है, कैटालाइज करता है। इसकी गति इतनी अधिक है कि ये प्रति सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल को प्रोसेस कर सकता है, जो बिना एंजाइम के होने वाली सामान्य प्रतिक्रिया से करोड़ों गुना तेज है। ये हमारे रेस्पिरेटरी जो गैस होती है उनके ट्रांसपोर्ट, हमारे ब्लड का पीएच का बैलेंस और हमारे शरीर के विभिन्न जो तरल पदार्थ हैं उनके निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसकी कार्य क्षमता ही शरीर से CO2 के जल्दी से बाहर निकालने को संभव बनाती है। मतलब ये है तो हमारी CO2 इतनी जल्दी शरीर से बाहर निकल पाती है, नहीं निकल पाएगी बच्चे तो हमारी बॉडी में उसके विषैले प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, अगले पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम हाइड्रोलिसिस एंजाइम का उदाहरण है? हाइड्रोलिसिस का एग्जाम्पल कौन सा है मेरे भाई? ये नाम पूछा है तो वो होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। ये अभी सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो हमने प्रैक्टिस किया उसमें भी आया था ना, और रीजन वाला क्वेश्चन याद करो कि डाइजेस्टिव एंजाइम हाइड्रोलिसिस होते हैं। हाइड्रोलिसिस एंजाइमों का वह ग्रुप है जो जल के अणुओं का उपयोग करके कार्बनिक मॉलिक्यूल के जो केमिकल बॉन्ड होते हैं उनको तोड़ने का कार्य करते हैं, और हमारे शरीर में पाए जाने वाले लगभग सभी डाइजेस्टिव एंजाइम इसी श्रेणी में आते हैं। समझ में आ गई बात? ओके सर। 21 नंबर पे आ जाओ प्यारे बच्चे, क्या कह रहा है क्वेश्चन आपको? अमीनो एसिड का
कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच समूह एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला N+3 के NH समूह के साथ हाइड्रोजन बंध से जुड़ा हुआ है। अब ये क्या चीज दे दी, आप सोचोगे सर क्या प्रोग्राम कर दिया सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो भाई, जब भी क्वेश्चन समझ में ना आए एक दो चीजों को अलग कर दिया करो। क्या किया यहाँ पे, कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा दिया है NH ग्रुप, और इसने बोला इसकी वैल्यू अगर 1 है तो इसकी वैल्यू N+3, मतलब ये अगर पहला है तो ये चौथा। याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है। अभी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बताई थी प्रोटीन की कि मेरे भाई पहली चेन का जो आपका ये NH ग्रुप है, ये CO ग्रुप है, वो दूसरी चेन के चौथे NH ग्रुप के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। कहां होता है ऐसा, अल्फा हेलिक्स में होता है। यही आंसर दे दो, और क्या दिक्कत है मेरे भाई, बात खत्म सर, बात कल कंप्लीट। अगले पे आ जाओ, सल्फर वाले अमीनो एसिड का नाम बताओ, मतलब ऐसे अमीनो एसिड जिनमें सल्फर होता है। सिस्टीन, मेथियोनिन, सिस्टीन, बात खत्म, कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं, बता दिया इनमें सल्फर होता है, बात खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड टारगेट काइनेज एक्टिविटी, कौन सा अमीनो एसिड जो है वो काइनेज गतिविधि को टारगेट करता है। बच्चे समझिए जरा क्या है इसमें। देखो, हमारी जो कोशिका विभाजित करती है, सेल का डिवीजन, हमारी जो कोशिका विज्ञान है ना बच्चे, उसमें एक प्रोसेस होती है फोस्फोरिलीकरण या फोस्फोराइलेशन। ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है, जो कि प्रोटीनों की एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। भाई कौन सा प्रोटीन, मैं प्रोटीन हूं, मैं एक्टिव कब होऊंगा, जब मेरे साथ फोस्फोराइलेशन होगा, मतलब फोस्फेट ग्रुप का जुड़ना या निकलना। अगर मेरे पास फोस्फेट ग्रुप आ गया, मैं एक्टिव हो गया, मैं भाग के अपना काम करूंगा। तो ठीक है सर, ये बात तो सही हुई। इसने कहा काइनेज एंजाइम इस प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये मुख्य रूप से उन अमीनो एसिड को टारगेट करते हैं जिनमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होता है। टायरोसिन ऐसा ही एक प्रमुख अमीनो एसिड है। टायरोसिन काइनेज एंजाइम टायरोसिन के अवशेषों पे फॉस्फेट ग्रुप जोड़कर कोशिका के भीतर सिग्नलिंग मार्ग को एक्टिवेट करता है, और ये प्रोसेस कोशिका की ग्रोथ में, डिवीजन में, डिफरेंशिएशन में सहायता करती है। या एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे कंसेप्ट आ गए हैं, डिफरेंशिएशन, ग्रोथ, डिवीजन, 3-3, 4-4 घंटे के टॉपिक है ये। लेकिन बच्चे अभी क्वेश्चन के लिहाज से कर लो, अलग अलग सेपरेटली उनसे भी क्वेश्चन बनेंगे तो उनके भी बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। फिलहाल आपने काइनेज एक्टिविटी को सीख लिया है, इतनी मैं एक्सपेक्टेशन करता हूं आप सभी से। 24 पे आ जाओ बच्चे। अमीनो एसिड में कौन डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाकर प्रोटीन स्ट्रक्चर को स्थिरता प्रदान करता है, यानी कौन सा अमीनो एसिड है जिनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनते हैं? सर सिस्टीन, सिस्टीन के बीच में बनते हैं सर, यही लिखा हुआ है डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड मतलब सल्फर सल्फर, ऐसे बनते हैं बच्चे, बात खत्म। फिर बच्चे फ्रक्टोज से बनने वाला कौन सा पॉलीसैकेराइड है? यहाँ पे कुछ पॉलीसैकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट के नाम दे रखे हैं और आपसे पूछा बताओ केवल और केवल फ्रक्टोज से इनमें से कौन सा बनता है? फ्रक्टोज से बनता है मेरे भाई इनुलिन। इनुलिन एक विशेष प्रकार का पॉलीसैकेराइड है जो केवल फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल से बनता है। इसे फ्रक्टन के रूप में भी जानते हैं। ये मुख्य रूप से जो डहेलिया होता है प्लांट, उसकी रूट से पाया जाता है बच्चे, और एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। क्योंकि ये ग्लूकोज के बजाय फ्रक्टोज की सीरीज है, इसलिए ये मानव पाचन एंजाइमों द्वारा नहीं तोड़ा जा सकता और हमारे फूड के अंदर फाइबर के रूप में काम करता है। चिकित्सा विज्ञान में इनुलिन जो है, इसका उपयोग गुर्दे की जो फिल्ट्रेशन रेट होती है, छानने की क्षमता होती है, उसको मापने के लिए किया जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हुए बिना सीधे यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ये थे मेरे भाई यूनिट नंबर 1 के तुम्हारे एमसीक्यू इस सीरीज के बच्चे। पहली सीरीज हमारे शुरू हो गई है, चलती रहेगी आपके एग्जामों तक ऐसे ही। कंसेप्टों पे आप फोकस कीजिए बच्चे। एमसीक्यू से कंसेप्ट रिवीजन मैं आपको करवाता रहूंगा इसी प्रकार से, कोई कभी नहीं आने वाली। चलिए बच्चे, मुलाकात होगी आप सभी से फिर से किसी सेशन के अंदर। आज यहीं तक रखते हैं अपने सेशन को। जुड़े रहिए संसारम एप्लीकेशन के साथ में। जय हिंद बच्चे।